हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे और अध्ययन में लगे हुए होंगे। हमारी ओर से क्योंकि अभी फिजिकल क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन माध्यम से आपको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और उसी कड़ी में आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो अपने आप में काफी एक भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक मील का पत्थर है, और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज हम लोग 1935 का जो एक्ट है, जो कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट के क्या विशेषताएं थी और इस एक्ट में क्या ऐसे प्रावधान थे जिन्होंने आगे चलकर भारत के संवैधानिक विकास में और खास तौर से भारत के संविधान के निर्माण में एक महती भूमिका अदा की। क्योंकि आपको विदित है कि भारत का जो संविधान है, उसके जो अधिकांश प्रावधान हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, और आज की तारीख में भी कई संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी 1935 के अधिनियम को एक बार जरूर से देखा जाता है, ताकि किसी भी प्रावधान के जो मूल उद्देश्य है, उसकी जो मूल भावना है, उसको समझा जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हमें भारत के संविधान के इतिहास का अध्ययन करना है या भारत के वर्तमान संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करना है, निश्चित रूप से 1935 को समझे बिना, उसको जाने बिना ये हमारा अध्ययन अधूरा रहेगा। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम 1935 के अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान और उसकी विशेषताएं और साथ ही साथ में उसकी आलोचना और महत्व का जायजा भी आज के इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो व्याख्यान में जुड़े रहेंगे और इस चीज को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं, उसकी आलोचनाएं और उसके महत्व का जायजा लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसकी प्रमुख विशेषताएं, आलोचनाएं और महत्व, इस बिंदु पर आज का ये वीडियो व्याख्यान केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइड्स के माध्यम से। इससे पहले कि हम विशेषताओं की ओर चलें, देख लेते हैं थोड़ा सा इसके पीछे क्या इतिहास था, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। साइमन कमीशन, आपको पता है कि 1919 के अधिनियम के कार्यकरण का जायजा लेने के लिए 1919 के अधिनियम में ही एक प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद में एक कमीशन इसकी जांच करने हेतु आएगा। किंतु 1919 के अधिनियम को स्वीकार भारत में नहीं किया गया, इसीलिए इस कमीशन को 1927 में ही भेज दिया गया। और साइमन कमीशन ने भारत में आने के पश्चात विभिन्न वर्गों से, विभिन्न नेताओं से बात की, जायजा लिया, उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और अपनी एक रिपोर्ट 1930 में एक प्रतिवेदन के माध्यम से ब्रिटिश संसद तक पहुंचाई, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। आपको यह भी विदित है कि साइमन कमीशन के बाद में 3 गोलमेज परिषदें हुई थी, जो कि ब्रिटेन में आयोजित की गई थी, और जिसमें इस तरह की कोशिश की गई थी कि भारत के जो विभिन्न हित हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको आने वाले किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थान दिया जाए, महत्व दिया जाए और उनकी मांगों को उसमें अंतर्निहित किया जाए। तो इसी संदर्भ में सभी समुदायों के विचार जानने के लिए 3 गोलमेज परिषदें आयोजित की गई थी। आपको विदित है कि गांधी जी ने भी गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था। हालांकि ये उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी की इससे उम्मीद की गई थी, परंतु फिर भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका एक अदा की 1935 के अधिनियम को एक विशेष रूप देने में, एक विशेष संरचना देने में। तो साइमन कमीशन ने 1930 में जब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया, और आपको विदित भी है कि यह काफी जटिल और बड़ा एक अधिनियम था, जिसमें तकरीबन 321 अनुच्छेद एवं 10 परिशिष्ट थे, और इसे 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के कारण जो है
कांग्रेस ने 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो सुधार थे उनको अपर्याप्त, संतोषजनक और निराशापूर्ण बतलाया था, यानी कि उनको स्वीकार नहीं किया था। और आपको विदित है कि तात्कालिक जो कांग्रेस थी भारत के जनमानस का प्रतिनिधित्व करती थी, तो उसकी बात भारत के लोगों की बात ही मानी जाती थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को स्वीकार कर दिया था तो स्वाभाविक है कि भारत की जनता ने भी उसको अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद में 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और जिसके फलस्वरूप अधिनियम लाया गया था। उसका काफी विरोध भी किया गया। मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया और उन्होंने भी अपना एक विरोध प्रदर्शन इसके माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की और 1919 का अधिनियम का विरोध करना शुरू कर दिया। ये इस तात्कालिक पृष्ठभूमि में अब हम ये देख लेते हैं कि 1935 के जो अधिनियम है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी या उसके द्वारा किस तरह के प्रावधान लाए गए थे। तो बिंदुवार उसका जायजा लेते हैं। तो पहला बिंदु जो है अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव यानी कि एक फेडरेशन की स्थापना की बात इस अधिनियम में की गई थी। ऑल इंडिया यूनियन प्रपोजल 1935 के अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश प्रांतों और देसी राज्यों को मिलाकर भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर और देसी रियासतों मिलकर बनना था। इस अधिनियम के अनुसार देखिए, ब्रिटिश प्रांतों एवं चीफ कमिश्नर के जो क्षेत्र थे यानी कि ब्रिटिश प्रांत जो कि 11 थे और चीफ कमिश्नर के क्षेत्र जो कि 6 थे, उनको इसमें शामिल होना अनिवार्य था। लेकिन देसी रियासतों के लिए इसको ऐच्छिक बना दिया गया। ये उनके लिए कंपलसरी नहीं था कि वो इस फेडरेशन में, संघ में शामिल हों। देसी रियासतें सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थी और अखिल भारतीय संघ की स्थापना इस प्रकार नहीं हो सकी क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि जब तक सभी लोग राजी नहीं होंगे, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत की बात हो, ये तो कंपलसरी था तो इनको तो शामिल होना स्वाभाविक था, परंतु सारा जो दारोमदार था इस अखिल भारतीय संघ के कार्य रूप लेने का, इसका वास्तविक धरातल पर इसको स्थापित होने का, उसमें निश्चित रूप से देसी रियासतों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और क्योंकि देसी रियासतें इसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि ये जो अधिनियम था ये कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। पहला बिंदु, पहली विशेषता हमने देख ली, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। दूसरी जो विशेष बात इस अधिनियम में यानी कि 1935 के अधिनियम में कही गई थी वो थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता। यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको स्वायत्तता देने की बात भी इसमें की गई थी। कुछ प्रावधान ऐसे किए गए थे जिसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता इन ब्रिटिश प्रांतों को प्राप्त होनी थी। देख लेते हैं, उसका जायजा लेते हैं। 1 अप्रैल 1937 से 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था या जिसका मूल मर्म यह था कि जो विषय केंद्र और राज्यों के बीच में यानी कि प्रोविंसेस के बीच में बांट दिए गए थे, प्रांतों के बीच में बांट दिए गए थे, उसमें भी प्रांतों के अंतर्गत जो विषय थे उनको आरक्षित और सामान्य इस तरह से 2 वर्गों में बांट दिया गया था। आरक्षित विषय का जो के ऊपर विधि बनाने का जो अनन्य अधिकार था वो गवर्नर के पास था और जो हस्तांतरित जो विषय थे उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार था वो मंत्रियों को था। और हमेशा ध्यान रखना आपको चाहिए कि जो भी प्रांतीय विषय थे उनको 2 विषयों में बांट दिया गया था, आरक्षित, हस्तांतरित। और आरक्षित जो विषय थे उसमें काफी महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे और जिनके अभाव में हस्तांतरित विषयों में किसी भी तरह की अगर विधि बना भी ली जाती तो उसको कार्य रूप देना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि फाइनेंस यानी कि हर योजना के लागू करने के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता होती थी वो एक आरक्षित विषय था और जो गवर्नर के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता था। तो ऐसी स्थिति में ये केवल नाम मात्र की स्वायत्तता का प्रयोग 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो 1935 की जब हम बात करते हैं तो प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत इस 1919 के जो द्वैत शासन था प्रांत का उसको समाप्त कर दिया गया और वहां पर स्वशासन यानी कि ऑटोनॉमी की स्थापना की गई। प्रांतों के सभी विभागों पर अब मंत्रियों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। जैसे मैंने अभी कहा कि पहले यानी कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित और आरक्षित इस तरह से विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। अब ये जो विभाजन था 1935 वाला 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया। सभी विषयों के ऊपर आरक्षित और हस्तांतरित का भेद समाप्त करके इन सभी विषयों के ऊपर मंत्रियों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी कि ये जो मंत्री थे ये चुनकर आते थे, तो जाहिर सी बात है एक डेमोक्रेसी यानी कि स्वशासन का जो भावना हमें यहाँ पर
1935 में खासतौर से प्रांतों के संदर्भ में हमको देखने को मिलती है। मंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते थे और वे उसके प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते थे। पहले के 1919 के अधिनियम में हम देखते हैं कि मंत्री जो थे व्यक्तिगत रूप से गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे, लेकिन यहां पर ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि मंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के होते थे और साथ ही साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी भी होते थे। साधारणतः गवर्नर को मंत्रियों की सलाह और सहायता से ही कार्य करना था, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, किंतु कुछ मामलों में जो है गवर्नर को अपने विवेक और निजी निर्णय के आधार पर भी कार्य करने का अधिकार था। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि यहां पर हेलो, यहां पर जो है साधारणतः जो है गवर्नर को मंत्रियों की सलाह और सहायता से ही कार्य करना होता था, किंतु कुछ मामलों में गवर्नर को अपने विवेक और निजी निर्णय के आधार पर भी कार्य करने का अधिकार था। कुछ मामलों में गवर्नर को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए थे और इस प्रकार अधिनियम के अनुसार यद्यपि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, लेकिन गवर्नर और गवर्नर जनरल के विवेक अधिकारों और विशेष उत्तरदायित्व के माध्यम से प्रांतों के शासन में हस्तक्षेप की गुंजाइश अभी भी बनी हुई थी। यानी कि कई मामलों में गवर्नर जनरल को काफी सारे विशेष अधिकार दिए गए थे, उत्तरदायित्व दिए गए थे, जिनके आधार पर या जिनके माध्यम से वो प्रांतों के स्वशासन में हस्तक्षेप कर सकता था और कई मामलों में जो प्रांतीय विधायन होता था उसको भी वो कुछ हद तक समाप्त कर सकता था, उसको कंट्रोल कर सकता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रांतीय स्वशासन की बात कुछ विशेष उत्तरदायित्व और इस तरह के कुछ जो ऐसे प्रावधान थे जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल का प्रांतीय विधायन में और प्रांतीय सरकार के कार्यकारण में निश्चित रूप से एक नियंत्रण बना रहता था, हस्तक्षेप बना रहता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। जो स्ट्रक्चर 1919 के अधिनियम में हमें प्रांतों में देखने को मिलता है, वही स्ट्रक्चर या उसी रूप का जो स्ट्रक्चर है 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन के रूप में हमें देखने को मिलता है। डुप्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम एट द सेंटर, ये एक डिफरेंस है जो कि प्रांतीय स्वशासन में जो द्वैध शासन हमें 1919 में देखने को मिला, वही या उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें 1935 के अधिनियम में केंद्र में देखने को मिलता है। जायजा लेते हैं उस चीज का। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन यानी कि दोहरे शासन की व्यवस्था लागू की गई थी और संघीय विषयों को यानी कि केंद्र सरकार के जो विषय थे उनको आरक्षित और स्थानांतरित इन दो भागों में बांट दिया गया था, जैसा विभाजन हमें 1919 के अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन के प्रांतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में देखने को मिलता है। उसी तरह का विभाजन कुछ हमें केंद्र स्तर पर अब 1935 के अधिनियम में देखने को मिल रहा था। आरक्षित विषयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और उसके सभासदों के हाथ में थी और स्थानांतरित यानी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनकी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद को सौंपी गई थी। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण विषय थे, चाहे वो मिलिट्री की बात हो, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, ऐसे जो विषय थे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और अन्य विषय हैं उनको सहायता करते हैं या इन विषयों के बिना पे उस अन्य हस्तांतरित विषयों में किसी तरह का कार्य करना वास्तविक रूप से संभव नहीं हो पाता है, ऐसे विषयों को जो है महत्वपूर्ण विषयों को आरक्षित श्रेणी में रख दिया गया था ताकि गवर्नर जनरल और उसके सभासदों का पूर्ण नियंत्रण ऐसे विषयों पर बना रहे। हस्तांतरित जो विषय थे यानी कि स्थानांतरित जो विषय थे उनकी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद को सौंप दी गई थी। ये अपेक्षाकृत कम महत्व के विषय थे जो कि हस्तांतरित किए गए थे। तो इस तरीके से जो द्वैध शासन है जो 1919 में हमें प्रांतों में देखने को मिलता रहा था, अब वो 1935 में हमें केंद्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। चौथे बिंदु की बात करेंगे, शक्तियों का विभाजन। जी हाँ, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ की स्थापना की जानी थी और आपको विदित है कि संघ की स्थापना तब तक मूलभूत आकार नहीं ले सकती जब तक कि विषयों का विभाजन न हो जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण आधार है संघात्मक शासन प्रणालियों का। तो इसी तरीके से 1935 के अधिनियम के द्वारा भी संघ की स्थापना की जानी थी और इसीलिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों की 3 लिस्ट की व्यवस्था की गई थी, जो कि हम आज के भारत के संविधान में भी देखने को हमें मिलती है। तो उसी तरह का कुछ प्रावधान हमें 1935 के अधिनियम में भी देखने को मिला था। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, इस तरीके से विषयों को 3 सूचियों के अंतर्गत बांट दिया गया था। संघीय सूची जिसपे कानून बनाने का अनन्य अधिकार केंद्र सरकार को था, प्रांतीय सूची जिसपे अनन्य रूप से
प्रांतीय सरकारें कानून बना सकती है और समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। तो इस तरह से विषयों का विभाजन हमें 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। संघीय सूची में 59 सब्जेक्ट्स रखे गए थे, वहीं प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट्स रखे गए थे और समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट हमें देखने को 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मिलते हैं। अवशिष्ट शक्तियां यानी कि ऐसे विषय जिनके बारे में उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है या कोई ऐसी विषय उत्पन्न हो जाता है जिस पे कानून बनाने की आवश्यकता होती है, उसको अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। गवर्नर जनरल के पास थी, वह अपनी इच्छा से केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता था, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां निश्चित रूप से गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। आज की तारीख में भारत के संविधान के संदर्भ में भी बात की जाए तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास होती है, या किसी नए विषय को जो कि किसी भी सूची में वर्णित नहीं है कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है या वो विषय प्रकाश में आता है तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। बात करेंगे अगले बिंदु की, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर। इस अधिनियम के द्वारा 2 सदनों वाली एक संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिनमें से एक संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी। यानी कि आज की तारीख में हम जो लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं उसके कहीं ना कहीं ये पेरेंट हमें यहाँ पर दिखाई देती है, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी तो इसको देख लेते हैं। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई थी। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों यानी कि बंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम को 2 सदनों वाला बनाया गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सदनीय व्यवस्थितिकाएं जो है 6 विधानमंडलों में बनाई गई। अधिनियम के द्वारा जो है मताधिकार का भी विस्तार किया गया और प्रांतों की 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले आपको विदित है कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार नहीं था, बल्कि ये कुछ शर्तों के अधीन था, जिसमें खासतौर से एक विशेष टैक्स पेयर होना या लैंडलॉर्ड होना या लगान देना या कोई अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि धारक होना, इस तरह की कुछ शर्तें मताधिकार के लिए लगाई गई थी। इसको विस्तार तो दिया गया, किंतु अभी भी भारत की प्रांतों की 10% जो पॉपुलेशन थी, जो जनता थी, उसी को ये वोट देने का अधिकार था। संघीय व्यवस्थापिका के संगठन में एक विशेष बात यह भी थी कि निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष तथा उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। काफी ओड है ये। आज की तारीख में हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है। उच्च सदन के लिए यानी कि राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, निम्न सदन के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा हमें दिखाई दे रहा है। निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष इलेक्शन और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। यह व्यवस्था संघीय देशों में मान्य दोनों सदनों के संगठन संबंधी सिद्धांतों के विपरीत थी। जी हाँ, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि भारत में आज की तारीख में इससे उलट है। जो लोकसभा है, जो निम्न सदन है, उसके सदस्य सीधे चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और जो राज्यसभा है, जो उच्च सदन है, उसका चुनाव, उसके सदस्य को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये हमें एक इनवर्स सिस्टम 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। बात करेंगे छठे बिंदु की, छठी विशेषता की, संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट। और आपको यह भी विदित है कि जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है एक संघीय न्यायालय, जो कि प्रांतों और संघ के बीच के विवादों का निपटारा भी करता है और साथ ही साथ संविधान के व्याख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न होते हैं उनकी सुनवाई का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का जो अनन्य अधिकार है वो भी सर्वोच्च या संघीय न्यायालय को होता है। ये विशेषता संघात्मक शासन प्रणालियों की होती है। इसी क्रम में, इसी कड़ी में 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। और इस अधिनियम की व्याख्या का जो प्राथमिक यानी कि ओरिजिनल और अपील या अपीलेट क्षेत्र अधिकार ज्यूरिसडिक्शन इसको दिया गया, किंतु इस क्षेत्र में अंतिम निर्णय प्रीवी काउंसिल का ही होता था। जी हाँ, आज की तारीख में अगर बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में संवैधानिक व्याख्या का सबसे अंतिम क्षेत्र है, उसका क्षेत्र अधिकार अनन्य है। उसके बाद में कोई एक उससे बड़ी बेंच जिसने सुनवाई की है स्थापित की जा सकती है किसी निर्णय को पलटने या उस पर पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है वर्तमान में वह अंतिम अपील का क्षेत्र है, वहीं पर अंतिम अपील की जा सकती है। लेकिन इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत में जो संघात्मक
संघीय न्यायालय की जो बात 1935 के अधिनियम में की गई थी, उसके निर्णय के विरुद्ध भी ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह उस समय के संघात्मक न्यायालय का एक अनन्य अधिकार नहीं था, उसके निर्णय के खिलाफ भी अपील की जा सकती थी, जो कि प्रीवी काउंसिल में होती थी। संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, परंतु उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया गया था। कुल मिलाकर 8 जजेस की स्थापना थी की व्यवस्था 1935 में थी, किंतु उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों को ही इसमें नियुक्त किया गया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती और 66 वर्ष की 66 की आयु तक वह अपने पद पर रह सकते थे। ये प्रावधान हमें 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। बात करेंगे 7वीं विशेषता की, आरक्षण व्यवस्था एवं संरक्षण, रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ये भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्रिटिश शासन का मानना था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन संचालन करने में त्रुटियां की जा सकती है। वे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु पहले से ही समुचित व्यवस्था कर लेना चाहते थे। अब इसमें देखिए सोचने वाली चीज ये है कि उनका उद्देश्य क्या वास्तव में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना था, या भारत में फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा देना था, विभिन्न समुदायों में खाई को और अधिक गहरा करना था। तो कहीं ना कहीं हमें जो दूसरा बिंदु है, यानी कि भारत में समुदाय के बीच में जो सौहार्द था, जो सामंजस्य का भाव था, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करके एक फूट डालने की जो नीति थी वो हमें दिखाई देती है। हिंदू और मुस्लिम के साथ साथ अब हिंदुओं में भी जो है दलित वर्ग के साथ में इस तरह के संरक्षण का प्रावधान करके कहीं ना कहीं हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हालांकि ये आवश्यक था, क्योंकि तात्कालिक जो समाज था वो जातीय आधार पर बहुत गहरी विषमताओं से ग्रसित था, और ये एक अमानवीय तरीके से विषमता हमें उस समय के तात्कालिक भारतीय समाज में देखने को मिलती है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु अंग्रेजों ने इसको जिस रूप में समाप्त करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह भी उपस्थित होता है। ये हालांकि हमारे व्याख्यान का बिंदु नहीं है। चर्चा कर लेते हैं मुख्य बिंदु की, यानी कि उस विषय पर आते हैं जिसके लिए ये व्याख्यान हमने बनाया है। तो वो अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए पहले से समुचित व्यवस्था करना चाहते थे, और अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र तथा प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विस्तृत अधिकार ही अधिनियम के संरक्षण थे। बात करेंगे अगले बिंदु की, 8वां बिंदु भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल की समाप्ति, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काफी टाइम से ब्रिटेन में काम कर रही थी, उसको इंडियन काउंसिल को उसमें 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई, जिनकी संख्या कम से कम 3 और अधिकतम 6 हो सकती थी। भारत मंत्री परामर्शदाताओं से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं था। परामर्श लेने पर वो उसे अस्वीकार कर सकता था और उसके लिए वो स्वतंत्र था, किंतु सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में इनके द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना भारत सचिव, जिसको कि भारत मंत्री यानी कि जो कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति होता था ब्रिटिश कैबिनेट का, उसके लिए आवश्यक था। सिविल सर्विसेज के मामलों में, सार्वजनिक सेवाओं के मामले में यदि कोई सुझाव इन परामर्शदाताओं के द्वारा भारत सचिव यानी कि जो भारत मंत्री था भारतीय मामलों के लिए विशेष कैबिनेट मंत्री, उसको इन सलाहों को मानना अनिवार्य था। भारत सचिव का नियंत्रण उन मामलों में कम कर दिया गया जिनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। अब जो अगला बिंदु है वो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत शासन के संबंध में अंतिम शक्ति जो है वो ब्रिटिश संसद के पास ही थी। संघीय व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडलों को अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि भले 1935 का संविधान भारत के शासन के लिए स्थापित किया गया था, उसके नियमों को व्याख्या करता था, किंतु उनमें संशोधन करने का अधिकार भारत की सरकार को नहीं था। इसमें संशोधन का अधिकार अनन्य रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही था। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि अंतिम जो शक्ति है वो ब्रिटिश संसद के पास ही थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदन कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की कुछ सिफारिश ब्रिटिश संसद को कर सकते थे, लेकिन संशोधन की सत्ता ब्रिटिश संसद में ही निहित थी। यानी कि इस मामले में केवल ये याचना की स्थिति में, यानी कि भारत की जो सरकार थी, केंद्रीय सरकार जो थी, वो केवल याचना की स्थिति में थी, याचक की स्थिति में थी। वो प्रार्थना कर सकते थे और
यदि ब्रिटिश संसद को लगता था कि आवश्यक है या उचित होगा तो ही वो इसमें संशोधन कर सकते थे। भारत की सरकार को 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं था। बर्मा, बरार और अदन के संदर्भ में भी इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी कि जो आज की तारीख में जिसको हम म्यांमार कहते हैं को भारत से पृथक कर दिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। अदन को इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया तथा बरार को मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 कर दी गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत को अन्य प्रांतों के समान दर्जा दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद बर्मा यानी कि म्यांमार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें आज की तारीख में देखने को मिलता है। पहले ये ब्रिटिश हुकूमत का ही हिस्सा हुआ करता था। अगला जो बिंदु है वो है प्रस्तावना का अभाव। 1919 के अधिनियम में एक प्रस्तावना थी, प्रीएम्बल थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में हमें किसी भी तरह की कोई प्रस्तावना देखने को नहीं मिलती। किंतु ब्रिटिश संसद के सदस्यों के द्वारा आलोचना किए जाने पर 1919 की जो भारत शासन अधिनियम की जो प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम के साथ में जोड़ दिया गया था, जिसमें खासतौर से यह उल्लेख किया गया था कि ब्रिटिश हुकूमत का अंतिम लक्ष्य भारत को स्वशासन देना है, अधिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापित करनी है। इस तरह की कुछ दार्शनिक बातें और दार्शनिक लक्ष्य 1919 की प्रस्तावना में हमें देखने को मिलता है और उसी प्रस्तावना को ब्रिटिश संसद के द्वारा यानी कि उनके कुछ सदस्यों के द्वारा आलोचना के पश्चात 1935 के अधिनियम के साथ में प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया गया। इसीलिए इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को स्पष्ट रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। ये मैंने जैसा भी कहा कि कुछ दार्शनिक लक्ष्य, खासतौर से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, उत्तरदायी शासन की स्थापना, इस तरह के कुछ दार्शनिक और उच्च स्तर के मूल्यात्मक जो लक्ष्य हैं वो 1919 के प्रस्तावना में रखे गए थे, उसी को इसमें जोड़ दिया गया। उच्चायुक्त का पद, इंडियन हाई कमिश्नर का पद भी यहाँ पर स्थापित किया गया। तो इस अधिनियम में भारतीय उच्चायुक्त के पद को बनाए रखने की व्यवस्था की गई। इसमें नियुक्ति, स्थिति, शक्ति और गवर्नर जनरल के साथ उसके संबंधों में 1919 के विद्यमान जो प्रावधान थे उसी को लागू कर दिया गया। उसमें कोई भी परिवर्तन 1935 के अधिनियम के द्वारा नहीं किया गया। अब क्योंकि हम 1935 के अधिनियम की सारी विशेषताएं यहाँ पर देख चुके हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ, तो यहाँ पर अगले वीडियो व्याख्यान में हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो होगा इस अधिनियम की क्या क्या आलोचनाएं थी, इसमें क्या क्या कमियां थी, जिनको हम आलोचना के रूप में जानने समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या महत्व है। जी हाँ, 1935 के अधिनियम का भारत के संवैधानिक विकास में क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम बात अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो व्याख्यान जो कि 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर संदर्भित था, आपको पसंद आया होगा और निश्चित रूप से इस टॉपिक के ऊपर आपका नॉलेज बढ़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी यदि आपके कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख सकते हैं। मेरी ओर से उनका त्वरित समाधान और करने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 1935 की अधिनियम की कुछ आलोचनाओं की और साथ ही साथ उसके कुछ महत्व की।